नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनावी रण में भरी हुंकार। आरा और नवादा में जनसभा को किया संबोधित। विकसित बिहार को बताया विकसित भारत का आधार। प्रधानमंत्री पटना में करेंगे रोड शो। बिहार में सभी दलों के नेता प्रचार अभियान में व्यस्त। अमित शाह ने मुजफ्फरपुर और वैशाली में लोगों को जंगल राज की दिलाई याद, तो राहुल गांधी ने बेगूसराय में चुनावी रैली को किया संबोधित। तेजस्वी यादव सहित अन्य नेताओं ने भी लगाया जोर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, बिहार में सुरक्षित और पारदर्शी मतदान के लिए पूरी तरह तैयार। चुनाव में हिंसा का नहीं है कोई स्थान। चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न विपक्ष, सब हैं समकक्ष। पंजाब में मान सरकार पर लगा तानाशाही का आरोप। राज्य के कई हिस्सों में अखबारों का वितरण घंटों तक रहा बाधित। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, तानाशाही चरम पर। कांग्रेस ने भी प्रेस की स्वतंत्रता का उठाया सवाल। इसरो एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार। देश का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा लॉन्च। दुश्मन की निगरानी हो जाएगी आसान। और बारिश के कारण ICC महिला विश्व कप के खिताबी मुकाबले में देरी। आज नहीं हुआ मुकाबला तो कल रिजर्व डे में होगी खिताबी भिड़ंत। और आइए सीधा रुक करेंगे बिहार के नवादा का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। जिसे किसी ने नहीं पूछा, मोदी उन्हें पूजता है। साथियों, बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार छोटे किसानों को कृषि नीति के केंद्र में लाई है। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। छोटे किसानों के लिए बैंक के दरवाजे तक बंद थे। मोदी ने छोटे किसानों के बैंक खाते खुलवाए। आज किसान के उसी बैंक खाते में PM किसान सम्मान निधि का पैसा जमा होता है। यहां बिहार के किसानों को अब तक करीब 30,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये मैं आंकड़ा सिर्फ बिहार के किसानों का बताता हूं। और इतना ही नहीं, हमारे नवादा जिले का भी आंकड़ा हम सबका गौरव बढ़ाने वाला है। यहां के 2 लाख किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। और मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए, ये सारा का सारा पैसा बिना कट कमीशन और करप्शन के किसान के खाते में जमा हुआ है। अगर जंगल राज वाले होते, उनके साथी कांग्रेस वाले होते, तो आपके हक का ये सारा का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भर लेते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है
तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये रास्ते में ये कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस करके 15 पैसा बना देता था। साथियों, बिहार के लिए एनडीए का जो घोषणा पत्र आया है उसमें तो किसानों और पशुपालकों को डबल उपहार मिला है। अभी किसानों को केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये उनके खाते में जमा करती है। अब बिहार एनडीए ने ये घोषणा की है कि यहां फिर से सरकार बनने के बाद भारत सरकार जो देती है उसके उपरांत 3,000 रुपये अतिरिक्त हमारे किसान साथियों को दे दिया जाएगा। साथियों, बिहार की इस मिट्टी ने आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ पैदा किए। बिहार की जनता का अंक गणित भी अच्छा है और सामान्य ज्ञान में भी उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये चारे वाले सोचते हैं कि बिहार की जनता को चरा जाएंगे, जबकि इनकी रग रग की सच्चाई ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। साथियों, आरजेडी हो या कांग्रेस, ये सिर्फ 2 परिवारों के ही इर्द गिर्द सिमटी हुई पार्टियां हैं। एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार, दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। और इनके 2 परिवारों में ही बड़ा घमासान छिड़ गया है। यहां एक जंगल राज के युवराज है, उन्हें लगता है कि कांग्रेस के युवराज की पदयात्रा ने उन्हें ही पैदल कर दिया है। और सोचिए, जंगल राज के युवराज को पैदल तो किया ही, सीएम पद के नाम पर कांग्रेस ने हामी तक नहीं भरी। इसके बाद आरजेडी ने भी कांग्रेस को सबक सिखाने की ठान ली। फिर पूरे देश ने देखा है कि कैसे आरजेडी ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ ही अपना उम्मीदवार उतार दिया। साथियों, आजकल ये दोनों दल एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं। और तो खबर ये है कि हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। आप देखिएगा, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस आरजेडी एक दूसरे का क्या हाल करते हैं, माथे फोड़ना शुरू कर देंगे। तो बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है, ये बिहार को समृद्ध बनाने को लेकर के जो भाजपा प्रयास कर रही है उसकी लड़ाई है, ये जंगल राज को रोकने की लड़ाई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि
चुनाव के बाद आप हश्र देखिएगा महागठबंधन का कि वो आपस में ही लड़ेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के आरा में भी एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार ने फिर एक बार एनडीए सरकार का संकल्प ले लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र को झूठ का दस्तावेज बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित बिहार ही एनडीए का संकल्प है। हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। और सिर्फ ऐलान किया ऐसा नहीं है, ये कैसे होगा इसका प्लान भी जनता जनार्दन के सामने रख दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस राजद पर तुष्टीकरण के लिए बिहार की पहचान खत्म करने के प्रयास का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राजद घुसपैठियों को बचाने में तन मन से जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की शानदार सफलता का भी जिक्र किया। देश की सेना की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे साथियों, हालत तो देखो, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। प्रधानमंत्री ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने पापों का कोई पछतावा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजद कांग्रेस आस्था का अपमान करने में एक्सपर्ट हैं। प्रधानमंत्री ने छठ महापर्व पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है, जबकि कांग्रेस राजद में घमासान मचा हुआ है। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए? बने रहिए हमारे साथ।
क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। देखिए एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार चुनाव के प्रचार में जुटे हैं। इस क्रम में अमित शाह ने आज मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने जनता से जंगल राज के खिलाफ मतदान करने की अपील की। मैं मुजफ्फरपुर वालों को कहने आया हूं, आपका वोट किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना। ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के वैशाली में भी एक जनसभा को संबोधित किया। मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली और बिहार दोनों ही कुर्सियां खाली नहीं हैं। न तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकेंगे और न ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री। लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने और सोनिया जी चाहती है उनका बेटा प्रधानमंत्री बने। मैं आज महुआ में कहकर जाता हूं, भाई लालू जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला है। बिहार में मुख्यमंत्री का और दिल्ली में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। यहां पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के बेगूसराय में बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने बिहार के लोगों को गारंटी देते हुए कहा, जिस दिन केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय खोलेंगे, जहां दुनिया भर से छात्र आएंगे और दाखिला लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मैं आपको पर्सनल एक गारंटी देता हूं और इसको आप याद रखिए। जिस दिन दिल्ली में यूपी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खुली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कानपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष माहौल में संपन्न होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न विपक्ष है, बल्कि सभी समकक्ष हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले मैं सभी बिहार के मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं
कि आइए चुनाव के इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आएं। बिहार में मोकामा हिंसा मामले के हवाले से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में सुरक्षित और पारदर्शी मतदान की सभी तैयारियां कर ली गई हैं और बिहार विधानसभा चुनाव दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे 243 रिटर्निंग ऑफिसर्स, उतने ही ऑब्जर्वर्स, हर जिले में जिला कलेक्टर्स, हर जिले में पुलिस के हमारे जिला अधिकारी, एसपी, एसएसपीज, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स सब तैयार हैं और आशा है कि बिहार में होने वाले ये चुनाव न केवल पारदर्शिता के लिए बल्कि सक्षमता के लिए, सरलता के लिए और पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए न केवल भारत के लिए एक नज़ीर होंगे बल्कि विश्व के लिए भी एक नज़ीर बनकर दिखाएंगे। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा की। शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि रेल मंत्री ने असम के लिए 3 नई अमृत भारत ट्रेन चलाने, उमरंगसो शहर से होचई जिले के लंका तक नए रेल लिंक, कोकराझार से भूटान के गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी तक नई रेलवे लाइन के काम में तेजी लाने और असम से गुजरने वाली सभी प्रमुख ट्रेन के अधिक ठहराव पर सहमति दी है। कर्नाटक में लालबाग टनल रोड प्रोजेक्ट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा का आरोप है कि प्रोजेक्ट की योजना पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करती हैं और जनता के हितों को खतरे में डालती हैं। भाजपा ने इस प्रोजेक्ट को दिन दहाड़े लूट बताया और आरोप लगाया कि ये रियल एस्टेट के हित में चलाया जा रहा है। जब से टनल रोड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जब से आपने उस प्रोजेक्ट को विरोध करते हुए आए, आपका स्पेशल कंसर्न क्या है इस प्रोजेक्ट को लेकर? मैडम, ये प्रोजेक्ट बेंगलोर के ट्रैफिक को सुधार नहीं करता है। 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके 25 किलोमीटर का एक रास्ता बनाना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट रोड। ट्रैफिक को शहरों में कम करना है तो इसके लिए एक ही सुधार है, एक ही सॉल्यूशन है, वो मेट्रो है। उनके बारे में मैं बात नहीं करता हूँ, वो चाइल्ड है। ऐसे उप मुख्यमंत्री पर्सनल अटैक करते, इसके बारे में आपका राय क्या है? मैडम, वो जब टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए उनके पास जवाब नहीं है, ऐसे पर्सनल अटैक्स को वो अटैक करते आ रहे हैं। मैं आज भी उनसे टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछ रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट से कैसे बेंगलोर की ट्रैफिक कम होगी, इसके बारे में आप बताइए।
ये पर्सनल अटैक से इन सभी प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा। क्या रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने कई हिस्सों में समाचार पत्रों के वाहनों को रोककर तलाशी शुरू की। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी समाचार पत्रों के वाहनों को पुलिस थानों के बीच ले जाकर जांच की गई। पुलिस की यह जांच रात 10 बजे से शुरू हुई और सुबह तक जारी रही। समाचार पत्र विक्रेताओं ने कहा कि पुलिस ने उनके फोन भी जब्त कर लिए। लुधियाना में सुबह 4 बजे से ही समाचार पत्रों के वाहन विभिन्न एजेंसियों में पहुंच जाते हैं और इनमें चंडीगढ़ से आने वाले वाहन और लुधियाना से जाने वाले वाहन शामिल हैं। लेकिन आज सुबह उन्हें थाने ले जाकर काफी देर तक जांच की गई। आज मेरी गाड़ी नहीं आई क्योंकि वो बम की अफवाह से मेरी गाड़ी पकड़ ली गई है, क्योंकि पता लगा कि हाँ फ्रेश गाड़ी में बम आता है। जमालपुर में पकड़ रखे हैं। 5 बजे से हम खड़े हैं जी यहाँ पर। तो कहना है कि कोई हमारी बड़े बड़े अफसर आएंगे तो चेक करेंगे, उसके बाद हम छोड़ेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और हाकर लोग जो सप्लाई लेते हैं वो बहुत परेशान हैं जिस समय। पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने पंजाब की भगवंत मान सरकार और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। सुखपाल सिंह खैरा ने पंजाब में बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा देने के अरविंद केजरीवाल के दावे को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब में बाढ़ प्रभावितों को 100% मुआवजा देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 1% लोगों को भी मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने आप सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि राजनीति में यह धांधली की पराकाष्ठा है। सरकार बाढ़ राहत के लिए जिलेवार जारी की गई धनराशि पर एक श्वेत पत्र जारी करे। और आईसीसी महिला विश्व कप के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाना है। मैच को दोपहर 3 बजे से शुरू होना था, लेकिन बारिश के कारण टॉस में देरी हुई है। वहीं प्रो रेसलिंग लीग की वापसी अगले साल जनवरी में हो रही है। इसकी घोषणा भारतीय कुश्ती महासंघ ने शनिवार को की। भारतीय कुश्ती महासंघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रो रेसलिंग लीग के आयोजन की जानकारी दी। अपनी पिछली सफल सीजन 2019 के बाद ये लीग प्रो रेसलिंग लीग 2026 के रूप में एक नए मजबूत सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में वापस लौट रही है। इसका उद्देश्य भारतीय पहलवानों को वैश्विक मंच देना, देश के ओलंपिक सपनों को बल देना और वैश्विक स्तर पर कुश्ती को नई पहचान देना है। मुझे उम्मीद है कि ये लीग सफल होगी और इसकी शुरुआत जो हम लोगों ने किया था उसके पीछे ये सोच थी कि अगर हम अपने लीग में ओलंपियन बुलाते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बुलाते हैं, हम चाहते हैं कि जो एक मेंटल प्रेशर होता है खिलाड़ियों के ऊपर, तो ओलंपियन को, वर्ल्ड चैंपियन को अगर हमारे रेसलर हराएंगे या उनसे मुकाबला करेंगे तो एक जो हवा होता है किसी देश का, किसी खिलाड़ी का, वो हवा निकलेगा। भारतीय कुश्ती संघ की प्रो रेसलिंग लीग जो 2015 में शुरू हुई थी और इसके 4 इवेंट हुए थे 2018 तक, 2019 में कोरोना की वजह से बंद हो गई। वह आप सभी की दुआओं आशीर्वाद से एक नए जुनून के साथ पुनः शुरू होने जा रही है। मुझे और मेरी पूरी फेडरेशन को पूर्ण विश्वास है कि इस बार का आयोजन भी पूरी सफलता के साथ संपन्न होगा। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।